मैं चेक कर लूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम गुड। मैं बहुत बढ़िया। आप लोग सुनाएं। अच्छे हैं, जिंदा हैं अभी। बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ। चलो बढ़िया है भाई, अच्छे ही होने चाहिए। मैं तो आप लोगों के सामने ही हूँ। भाई पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं। सुमित जी पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं। हाँ फिलहाल और कर भी क्या ही सकते हैं, लेक्चर ही ले सकते हैं गार्गी जी। अरे यार बोल तो दिया था यार, अब ना डाले तो मैं उसमें क्या ही करूं। फिर से बोलता हूँ एक बार। ठीक है उपी भाई, बोलता हूँ एक बार फिर से। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, हाँ 4 तो मैक्सिमम सेचुरेशन आ जाएगा। 4 के बाद में तो 4 क्या 3 के बाद ही सेचुरेशन आ जाता है। आइए स्टार्ट करते हुए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पार्ट देखा था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का देखा था। हम लोगों ने बोला था अगर आपके पास में कोई भी एरोमेटिक सिस्टम और उस सिस्टम के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अगर अटैच होना चाहता है तो जैसे ही वो अटैक करेगा तो रेट किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है, इसलिए वो स्टेप कैसा होता था, स्लो होता था। तो इलेक्ट्रोफाइल का और सबस्ट्रेट का चिपकना जो होगा अपने पास में, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। दोनों की कंसंट्रेशन जो होगी वो रेट में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, और दोनों के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। इसलिए वो उन रिएक्शंस को बाइमोलिकुलर बोला था। अब जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा रेट उतनी ही क्या होंगी, ज्यादा होंगी। फिर से जितना मान लो कि जितने नंबर में ज्यादा होंगे उतने रेट ज्यादा होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी अच्छी रही होगी उस केस में रेट फिर से क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। उससे आगे हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि रेट जो सबस्ट्रेट को वेरी करवाया था। हम लोगों ने एक बार नाइट्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। नाइट्रेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि जनरली बेंजीन टाइप के जो सिस्टम होंगे उनके लिए जो नाइट्रेटिंग रिएजेंट यूज किया जाता है वो HNO3 के साथ में H2SO4 का यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्क होते हैं दोनों, कंसंट्रेटेड होते हैं दोनों। उसके बाद में वहां से नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा और वो नाइट्रोनियम आयन आगे क्या करता है, रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, इतना केस हम लोगों ने लास्ट उसमें डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोल दिया था कि जब रिएक्शन आगे चलेंगी, जब रिएक्शन आगे चलेगी तो उसमें आपको रेट का पहला क्वेश्चन मिल सकता है। जो नाइट्रेशन होती है अपनी वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और इरिवर्सिबल में अगर C6H6, C6D6 और C6T6 का कंपैरिजन पूछ ले तो ऑलवेज हाइड्रोजन को जिता देना, उसकी रेट हमेशा क्या होंगी, ज्यादा होंगी। उसके बाद जब आगे बढ़े थे तो आगे हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रेशन जो होती है वो
जो एनिलीन होता है उसके केस में, एनिलीन के केस में हमेशा कौन से पोजीशन पे होगी, पैरा पे, मतलब एनिलीन का एनिलीनियम आयन बन जाएगा और उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर में क्या लग जाएगा, NO2 पॉजिटिव। इसके अलावा अगर आपके पास में और कोई भी एनिलीन है, मतलब एनिलीन डेरिवेटिव है, जैसे एनिलीन के ऊपर मतलब फिनाइल के ऊपर NH और उसके ऊपर Me लगा हुआ है, या दोनों Me लगे हों, या कोई भी एक R ग्रुप लगाओ या दो R ग्रुप लगे हों, उन केसेस में ऑलवेज नाइट्रेशन कैसी होगी, मेटा डायरेक्टिंग होगी। उसमें हमेशा कौन से मिलता है, मेटा से मिलता है। लॉजिकली NH3 पॉजिटिव में मेटा से ही मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पे पैरा वाला डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, स्लाइटली। वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है किसका, NH3 पॉजिटिव का, जब वो फिनाइल के ऊपर होता है। उसके बाद में जब आगे बढ़े थे तो आगे सल्फोनेशन देखा था हम लोगों ने। सल्फोनेशन में पूरी सारी की सारी बातें की थी कि कैसे सल्फोनेशन होता है, ठीक है। और सल्फोनेशन में एक स्पेशल केस पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने HSO3Cl का यूज करके SO2Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया था, और जो बेंजीन के साथ में क्या कर रहा था, रिएक्शन दिखा रहा था। अगर आपके पास में टोल्यून होता है तो उसके केस में गैसियस मीडियम में ऑर्थो पोजिशंस जो होती हैं, ऑर्थो पोजिशन से बनने वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा मेजर होता है। अगर आपका R ग्रुप अगर क्या होगा, मतलब CH3 से बड़ा होगा, तो उन केसेस में ऑलवेज पैरा वाले प्रोडक्ट क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। लेकिन मेथिल के केस में आपको मीडियम पहचानना जरूरी होगा। अगर आपका मीडियम सॉलिड होता है तो पैरा डोमिनेट करता है, मतलब फेज अगर सॉलिड होता है तो उस केस में पैरा डोमिनेट करता है। अगर गैसियस होता है तो ऑर्थो डोमिनेट करता है। और अगर टोल्यून के केस में अगर लिक्विड फेज होगा तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम अमाउंट में जनरेट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑर्थो का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 55-45, या थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपना ऑर्थो वाला जो अपना कौन सा मीडियम होगा, लिक्विड फेज होगा, उसमें थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब आगे बढ़े थे तो अगला केस हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट का पढ़ा था। फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोगों ने बोला था कि जब आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं तो उनमें आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या उसमें कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। अल्काइलेशन और असाइलेशन दो कंडीशंस थी, ठीक है। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट में जब आप एल्काइलेशन करवाते हैं तो वहां पे जो रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो क्या होता है, अपने पास में एक कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। अब वो कार्बोकेटाइन अगर जनरेट हो रहा है तो आपको सारी कार्बोकेटाइन की रिएक्शनें पता होनी चाहिए, मतलब कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होता है वो सारे तरीके पता होने चाहिए। जहां भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो उसके ऊपर क्या दिखा, कोई एरोमेटिक सिस्टम अगर प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर अटैक कर देगा। अब कार्बोकेटाइन बनाने का एक तरीका तो मैंने फ्रीडल क्राफ्ट में आपको बता दिया था कि अगर आपके पास में कोई भी अल्काइल हलाइड है उसके ऊपर कोई लुईस एसिड डालना, जैसे AlCl3 टाइप का या AlBr3 टाइप का, ठीक है, या FeBr3 टाइप का, कोई भी लुईस एसिड डाल देना, वहां से वो हट जाएगा और आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन आपने कार्बोकेटाइन में सीखा होगा अगर आपके पास में टर्सरी अल्कोहल है उसके ऊपर अगर आप क्या डाल दे, एसिडिक मीडियम H2SO4 का इन्वायरमेंट दे दे स्लाइटली एसिडिक, तो वहां से भी कार्बोकेटाइन जनरेट होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास में एल्कीन है तो उनका प्रोटोनेशन कर दें, अगर एल्कीन लेके उसमें H पॉजिटिव का सोर्स दे दें, वहां से भी क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास में कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जनरेट करवाने के बहुत सारे तरीके होंगे और वो सारे के सारे तरीके से आप फ्रीडल क्राफ्ट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में उनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े थे तो इसके साथ में दिक्कत क्या थी, आपके पास जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है वो रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो आपका जो आप इनिशियली जो भी सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं उस सबस्ट्रेट के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसका जो आपका कार्बोकेटाइन होता है उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है और रीअरेंज होके जो आप इनिशियली जो चाहते थे उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए रीअरेंजमेंट की वजह से ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है। दूसरा जो बोला था मैंने वो बोला था कि पॉलीअल्काइलेशन हो जाते हैं। अगर सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन पड़ी है और एक अल्काइलेटेड, जब आपने कार्बोकेटाइन बनाया उसका अटैक करवाया होगा तो जो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बना होगा उस अल्काइलेशन में प्लस आई लगेगा या फिर उसमें क्या लगेगा,
हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में वो सबस्ट्रेट ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, और अगर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा देन रिएक्शन इसके हिसाब से चलने लग जाएंगी, इसका रोल कम हो जाएगा। इसलिए ये बोला जाता है कि साइड में पॉली अल्काइलेशन जो प्रोडक्ट बना था वही रिएक्शन दिखाने लग जाता है, तो आप जो चाहते थे डिजायर्ड प्रोडक्ट उसके अलावा कुछ और बनने लग जाता है, इसलिए भी एक अच्छा मेथड नहीं होता है। ठीक है, फिर इसको रिप्लेस कैसे किया था जी, आपने पहले एसाइलेशन करवा लो, और एसाइलेशन करवा के एसाइलेशन जैसे ही करवाएंगे तो एसिड क्लोराइड ले सकते हैं या एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं, चाहे आप एसिडिक मीडियम में ले लें या आप लुईस एसिड ले लें, तो उन केसेस में आपके पास में क्या बन जाएगा बोलो, उस केस में आपके पास में असाइलियम आयन जनरेट होगा और उसके ऊपर अटैक करवा के आप प्रोडक्ट बना लेना। जो असाइलियम आयन में जो जनरेट होंगे वो कीटोन वगैरह जनरेट होगा, बोलो यार असाइलियम आयन आएगा, एक तरफ फिनाइल है तो एरोमेटिक कीटोन क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। जो एरोमेटिक कीटोन जनरेट होंगे उनको आप अगर आपको एल्काइलेशन में चेंज करना है तो क्लीमेंसन रिडक्शन करवा सकते हो या वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, ZnHCl ZnHgHCl डाल दे, क्लीमेंसन रिडक्शन करवा ले, या फिर वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन करवा सकते हैं आप, उसमें क्या होगा NaNH2KOH आपको आप यूज कर सकते, NH2NH2KOH आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानियां थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए थे, वो क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, स्टार्ट करते हैं आगे। देखिएगा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन की बात कर लेते हैं, बोर्ड पे देख लेना, बस ये खत्म ही हो गया। फिर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, ये ज्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक स्टार्ट कर लेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग, आइए जल्दी से कनेक्ट हो जाए सब लोग। ठीक है, हेलोजिनेशन देख लेते हैं। देखना, अगर आपके पास में क्या है, कोई भी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या डाल दिया है, कोई H2 डाल दिया है, किसकी प्रेजेंस में डालेंगे, AlCl3, कोई भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में डालते हैं, तो आपके पास में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा कि इसके ऊपर कोई हेलोजन आ जाएगा। ये अपने पास में हेलोजनेशन रिएक्शन होती है। इसमें अगर बात की जाए कि आप X2 क्या लोगे, मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं मैं, बार बार एक चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, देखना X रहा होगा, X रहा होगा। अब इसके साथ में क्या करता है, AlCl3 टाइप का कोई भी लुईस एसिड आगे क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। जब इंटरैक्ट करेगा तो एक X पॉजिटिव बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, AlCl3, जो भी X आपने लिया होगा नेगेटिव का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इस रिएक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का रोल दिखाएगा, तो RAE रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर आप F2 लेके चलते हैं तो F पॉजिटिव आएगा, अगर आप क्या लेके चलते हैं Cl2, Cl पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे ही बात की जाती है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको अगर हेलोजन दे रखे हैं, F2 दे रखा है, Cl2 दे रखा है, Br2 दे रखा है और I2 दे रखा है, अगर हेलोजिनेशन में इन हलाइड्स की अगर रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उन केसेस में F2 की जो रेट होंगी वो सबसे फास्ट होती हैं। F2 की रेट सबसे फास्ट क्यों होती है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी भी फ्लोरिनेशन जो होता है वो लेबोरेटरी में नहीं करवाया जाता है। क्या तो अपने पास में ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है कि जो इतनी फास्ट, इतनी रैपिड रिएक्शन होती है, कि इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, कंजर्व नहीं कर सकते, वो बहुत लार्ज अमाउंट में निकल जाती है। वो ऐसा कोई भी वेसल नहीं है अपने पास में। ठीक है, इसलिए F2 की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और बहुत फास्ट होती है, इसलिए F2 कभी भी लेबोरेटरी में यूज नहीं किया जाता है। दूसरा, आपके पास में लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड के साथ में कौन सा सबसे इजीली इंटरेक्ट करेगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा होगी तो लुईस एसिड के साथ में इंटरेक्शंस क्या होंगे, उसके अच्छे होंगे। इसलिए जो रेट आती है वो सबसे ज्यादा फास्ट रेट हलाइड में किसकी होती है, F2 की होती है, और सबसे लीस्ट जो रेट होती है वो किसकी होगी, I2 की होगी। ये किसकी ऑर्डर का, किसका ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑफ हलाइड्स या
हैलाइड्स इन किसमें, हैलोजिनेशन रिएक्शन, किसमें, हैलोजिनेशन रिएक्शन। एक बात और आपको पता होनी चाहिए, देखो ये तो हम लोग लेबोरेटरी में यूज नहीं करते हैं। अब अगर मैं इन दोनों की अगर बात करता हूं तो इससे जनरेट होने वाला Cl पॉजिटिव है, इससे जनरेट होने वाला Br पॉजिटिव है, और यहां से जनरेट होने वाला I पॉजिटिव है। जब आप Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव लेके चलते हैं तो वो सारी की सारी रिएक्शनें कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं जी। कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वो वापस टूटता नहीं है। लेकिन आयोडीन के केस में बॉन्ड वीक होने की वजह से जो आई पॉजिटिव वाली जो बनती है वो सारी की सारी रिएक्शनें कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। और इसका जो क्राइटेरिया जाता है वो फिर से एक्टिवेशन एनर्जी को जाता है, जो इसकी आयोडोनेशन और डी आयोडोनेशन की जो एक्टिवेशन एनर्जीज होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती हैं। इसलिए ये रिएक्शन कैसी बन जाती है, रिवर्सिबल बन जाती है। कैसी होती है इसके केस में, रिवर्सिबल होती है। तो देखो एक तो आपको यहां से रेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा बोल देगा वही सेम केसेस हैं कि अगर आपके पास में C6H6 है, उसके ऊपर आपने Cl2 डाला और C6D6 के ऊपर Cl2 डाला। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी तो नाइट्रेशन जैसे केसेस होंगे, और अगर नाइट्रेशन जैसे केसेस होंगे तो CH, CD और CT बॉन्ड का टूटना RDS का पार्ट नहीं होगा, और उन केसेस में C6H6 की रेट ज्यादा होंगी। किसकी रेट ज्यादा होंगी, C6 मतलब सॉरी रेट क्या होंगी, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होंगी। C6 के और H6 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, C6D6 के। लेकिन जब आप रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करोगे जैसे सल्फोनेशन टाइप की, तो उन केसेस में क्या होगा, CH, CD और CT बॉन्ड का टूटना RDS में पार्टिसिपेट करेगा, और उन केसेस में रेट C6H6 वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि CH बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानियां थी कुछ किसके लिए, हेलोजिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखना बोर्ड पे देखना एक बार, अगर मान लो कि आपके पास में, देखो हम लोग जो लेबोरेटरी पर्पज में जो यूज करते हैं जनरली, वो ये वाला इसकी जगह किसकी जगह, I2 की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं, ICl का यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो ICl में जो Cl होगा वो अच्छा बॉन्ड बना लेता है किसके साथ में, AlCl3 के साथ में। तो यहां से I पॉजिटिव इजिली लिबरेट हो जाता है। तो अगर आपसे कभी इन दोनों का कंपैरिजन पूछ ले कि I2 और ICl में हेलोजिनेशन में रेट किसकी ज्यादा होंगी, देन I2 से किसकी ज्यादा रेट होंगी, ICl की रेट ज्यादा होंगी। क्या आपको ये कहानी समझ में आई, ठीक है। एक छोटी सी बात और देखना, आप लोगों ने कभी ना कभी पक्का ही जिंदगी में C6H6 दे रखा होगा और उसके ऊपर I2 डाला होगा। अगर उसने I2 डाला होगा तो उसने बोला होगा कि इसकी एरो पे कोई HNO3 टाइप का रिएजेंट दे रखा होगा, और उसके बाद में उसने क्या करवाई होगी, रिएक्शन करवाई होगी कुछ इस टाइप से आयोडोनेशन की, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि इस केस में वो ट्रांजिशन मेटल की कहानी अलग है। ऑक्सीजन के चिलेशन अच्छे होते हैं फ्लोरीन से, भाई किसने कह दिया आपको, ऑक्सीजन के चिलेशन अच्छे होते हैं। जब साइज सेम हो जाए देन आप किसकी बात करोगे, जब साइज सेम हो जाए देन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे ना भाई। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में सेम सी होंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखना C6H6 और I2 आपको दे रखा है, और उसकी एरो के ऊपर क्या लिखा होता है, HNO3 लिखा होता है। इस HNO3 का रोल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखना अगर आपके पास में क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी I2 टाइप का कंपाउंड है, कुछ I2 टाइप का कंपाउंड दे रखा है हेलोजिनेशन के लिए, और इसमें लुईस एसिड भी लिख लेना AlCl3, ठीक है। तो देखो जब AlCl3 इसके साथ में इंटरेक्ट करता है, AlCl3 इसके साथ में इंटरेक्ट करता है, तो यहां से बना लेता है AlCl3 I नेगेटिव, और क्या बन जाएगा, I पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो ये इसके साथ में चला जाएगा तो क्या जनरेट होगा आपके पास में, I पॉजिटिव जनरेट होगा। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लेकिन
क्योंकि Cl चिलेशन अच्छा कर लेगा सुप्रिया जी AlCl3 के साथ। बिल्कुल चंचल, ये बात भी सही है। बिल्कुल चंचल जी, ये बात भी सही है आपकी। देखना दोनों टाइप से रिएक्शन करवाता है। HI को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं आप, ताकि I2 लिबरेट होती रहे रिएक्शन मीडियम में। और एक तरीका मैं बता रहा हूं, देखना देखो, एक तो यहां से अपने पास में क्या होगा, AlCl3 AlCl ये बन जाएगा, I पॉजिटिव बन जाएगा। तो ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप ऐसे भी बता सकते हैं, देखो दूसरा क्या जनरेट होगा, यहाँ पे HI जनरेट होगा। ठीक है, तो उस HI का ऑक्सीडेशन भी करवाता है। दूसरे तरीके से कैसे समझना, देखना जो आपके पास में I2 होता है, जो I2 होता है अपने पास में, वो I2 का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, 5p ओवरलैपिंग की वजह से बना होता है। तो जो जब रिएक्शन चलेगी तो उसमें इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लग जाती है कि वो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवा देती है। और जब इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगी तो यहां से आई रेडिकल क्या होने लग जाता है, जनरेट होने लग जाता है। तो जो आई रेडिकल जनरेट होगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी I2 की बहुत कम होती है, इसलिए आई रेडिकल में वो कन्वर्ट होने लग जाएगा। हमें क्या चाहिए था, रिएक्शन मीडियम में आई पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन साथ में रिएक्शन में आई क्या जनरेट होने लग जाता है, आई रेडिकल। इसी आई रेडिकल को क्या कर देते हैं हम लोग, एक तो HNO3 यूज करके, या इस यहां पे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे MCPBA ले सकते हैं। सारे के सारे पर एसिड, सारे के सारे पर एसिड आप यहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे CH3COOOH, ठीक है, CF3COOOH, ठीक है, HiO4 या NaIO4 वगैरह ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कर देंगे, इस आई रेडिकल को किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं, आई पॉजिटिव में, जिससे आई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाती है, और जो रिएक्शन होती है वो एक अच्छे फास्ट लेवल के ऊपर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक तो काम ये वाला होता है। दूसरा, रिएक्शन मीडियम में जो आपका HI जनरेट होता है, उस HI को भी ये ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, I2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो I2 का भी सोर्स मिलता रहता है, और जो रेडिकल जनरेट होता है उस रेडिकल को भी ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और यहाँ पे वो किसमें चला गया है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। इसलिए अगर आपको I2 के केस में अगर रेट बढ़ानी है या रिएक्शन बहुत अच्छे लेवल पे करवानी है, तो जनरली उनके केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, चलें आगे, एक दो क्वेश्चन करके बता दें, देन हम लोग आगे बढ़ देंगे। ठीक है भाई, देखना बोर्ड पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बता दें, 2-4। आपके पास में क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने डाल दिया है Br2CCl4, पहला केस। दूसरा डाला है Br2HNu, मैथिल और लगा लेना, CH3। थर्ड डाल दिया हम लोगों ने Br2FeBr3। हाँ, जल्दी से एक बार कमेंट कर दें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। नेट सही चल रहा है क्या आपके पास? बोलो।
मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ठीक है मुस्कान, आएगा आगे, आगे बेयर विलेगर रिएक्शन में आता है, करेंगे बात। ऑर्थो फर्स्ट में नो रिएक्शन, ओके अनमोल। शर्म ही नहीं आ रही, बिल्कुल भी, बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही है। बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही कुछ लोगों को तो। देखिएगा भाई, अगर आपके पास में क्या दे रखा है, Br2 दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले कि इसमें हम लोगों ने यूज किया है CCl4। एक बात बताना, जब आप लोगों ने कार्बोकेटाइन पढ़ा होगा तो आप लोगों ने डबल बॉन्ड दिया होगा। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर आप Br2 CCl4 में लेके चलते हो तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से जाता है, कुछ इस टाइप से बनेगा, ब्रोमोनियम आयन बनता है, और फिर आने वाला Br नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देता था, और आपने ATM रूल वगैरह लगा के, कैट रूल लगा के ये बना लिया होगा। ठीक है, ये आपने बनाए होंगे कि मेजो बनेगा, कैसा बनेगा, वो सारे केसेस आपने किए होंगे। ये रिएक्शनें डबल बॉन्ड के ऊपर तो हो जाती हैं, लेकिन जब आपके पास में एरोमेटिक सिस्टम आता है तो एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, उन केसेस में ऐसी रिएक्शनें ऑब्जर्व नहीं होती है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, यहाँ पे ऐसी रिएक्शनें कोई ऑब्जर्व नहीं होगी जब तक यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होगा, जैसे फिनोल टाइप का या एनेलिन टाइप का, उन केसेस में ही ऐसी रिएक्शनें ऑब्जर्व की जाएंगी। ठीक है, दूसरा, अगर आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लेके चलते हैं तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी इसकी, यहां से क्या जनरेट होगा, Br रेडिकल। ये आप लोगों ने रेडिकल जब पढ़ा होगा तो उसमें पूरी डिटेल में सर ने करवाया होगा कि अगर आपके पास में कैसा बेंजाइलिक प्रोटॉन रहा हो या फिर अलाइलिक प्रोटॉन रहा हो तो वहां पे क्या हो जाता है, उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जब अगर आप कंट्रोल्ड मैनर में करवाते हैं तो एक बार ब्रोमिनेशन होगा, अगर आप Br2 की प्रेजेंस अगर ज्यादा लेके चलते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या होने लग जाते हैं, हेलोजिनेशन होने लग जाता है। अलाइलिक पोर्शन के ऊपर 2 बार Br आएंगे और उसके बाद कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने Br2 का कंटेंट कितना लिया है, एक इक्विवेलेंट लिया है या एक इक्विवेलेंट से ज्यादा आपने यूज किया है। ठीक है, दूसरा थर्ड केस है, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। अगर आप क्या करवाने जाते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो उसके केस में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो एक ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा, क्योंकि CH3 कैसा है, एक्टिवेटिंग है, तो यहाँ पे ऑर्थो वाला बनेगा और दूसरा कौन सा बन जाएगा, पैरा वाला प्रोडक्ट आपके पास में आइसोलेट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो फ्री रेडिकल से हो रही है, किससे हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है। ठीक है, बिल्कुल श्वेता जी, हाँ जी पवन भाई, बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ लेते हैं जी, ये भी खत्म हो गया जी अपना हेलोजिनेशन में, और ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है आपसे, कोई मतलब नहीं है हेलोजिनेशन का। ठीक है, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस यहाँ से हेलो, अगर आपके पास में बेंजीन होगा, हेलोजिनेशन करवा के क्या जनरेट करवा लेगा, कोई ब्रोमाइड जनरेट करवा लेगा, और उससे फिर बेंजाइन बना लेगा, और बेंजाइन बनवा के उसका ऊपर बेंजाइन की रिएक्शन आपसे पूछ सकता है जी। ठीक है, वहां पे बेंजाइन बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, सब लोग उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में क्या दे रखा है, कुछ इस टाइप से, फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर से ब्रोमीन है, ये खत्म ही हो चुका है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, और लास्ट अपने पास में क्या है, आयोडीन है। आपको क्या बताना है कि इसके ऊपर आप कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, जैसे आप नाइट्रेशन करवा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, या आप कोई भी रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं।
जब आप वो वाली रिएक्शन करवाएंगे तो उन केसेस में आपको ये बताना है कि किसके केस में पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, पैरा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन से वाले केस में ज्यादा होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इनके ऊपर हम लोगों ने क्या डाला है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल में पैरा वाले की कंसंट्रेशन किस केस में ज्यादा होगी, पैरा वाले की कंसंट्रेशन कौन से केस में ज्यादा होगी। बिल्कुल अलमो, सही जवाब। पैरा वाले की कंसंट्रेशन कौन से केस में ज्यादा होगी। बीआर में क्यों होगी भैया, क्या तो पहले में होगी, क्या लास्ट वाले में होगी, बीआर तो आगे आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल गलत जवाब अनमोल एंड यशवी जी। फोर्थ चेंज कर रहे हैं आयोडीन, हर्ष जी कह रहे हैं फर्स्ट, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं फर्स्ट, पवन जी बिल्कुल सही जवाब, सोनल जी ब्रोमीन के साथ जा रही हैं, मुस्कान जी आयोडीन के साथ जा रही हैं, फ्लोरोबेंजीन, अंजू जी फोर्थ। क्या बात है, पैरा की कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक है, चलो आइए, पता चल गया आप लोगों ने अपना अपना जवाब, अपना अपना सुझाव रख दिया है भाई। ठीक है, देखते हैं जरा बोर्ड पे देखना, ये क्वेश्चन अगर आता है तो अप्रोक्सीमेटली सब लोगों का ही गलत होता है ये। ठीक है, जैसा आप सोचते हैं उसे जस्ट अपोजिट आंसर आते हैं। जरा बोर्ड पे देखना, होता क्या है कि कोई भी अगर नॉर्मल इंसान होगा तो वो एक ही चीज देखेगा, वो क्या देखेगा कि जी फ्लोरीन जो है वो क्या करता है, 2p ओवरलैपिंग करेगा बगल वाले फिनाइल के साथ में, तो इसका जो प्लस एम का एक्सटेंट होता है वो ज्यादा होता है। अगर वो प्लस एम का एक्सटेंट ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस एम जो होते हैं इस केस में अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड होते हैं, जितना प्लस एम लगता है उतना ही माइनस आई लगता है, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं, मतलब 2p ओवरलैपिंग इतनी बेहतरीन होती है। लेकिन इनके केस में इंडक्टिव इफेक्ट प्लस एम के ऊपर क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेंसी आती है। इस केस में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखना अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में अपने पास में जब मैंने इसके ऊपर क्या करवाया, पैरा वाला प्रोडक्ट बनवाया, देखना दोनों प्रोडक्ट बनाता हूं मैं, मेरे पास में फ्लोरीन था, इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल को लगाया, क्या तो वो ऑर्थो पे लगेगा या फिर वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। जी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हेलोजन कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसे ही मैंने जब आयोडीन का बनाया तो आयोडीन के केस में जब इलेक्ट्रोफाइल आके इंटरेक्ट करेगा तो इस केस में आई था, आई की ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आए और आई की पैरा पोर्शन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आए, पैरा के ऊपर कौन आए, इलेक्ट्रोफाइल आए। तो समझना इस बात को अच्छे से, देखना एक बार। कुछ लोग ये कहेंगे कि जी आयोडीन जो है वो एक बड़ा ग्रुप है, कैसा है, लार्ज ग्रुप है। अगर ये लार्ज ग्रुप है तो फिर इसका क्या करेगा, अगर इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आता है तो उसकी ऑर्थो के कंपैरिजन में उसकी पैरा पोजीशन पे ज्वाइन होना ज्यादा चाहेगा, क्योंकि अगर ये लार्ज ग्रुप है तो ये क्या लगाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी तो जो ऑर्थो होना चाहिए इस केस में वो कम होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, पैरा के कंपैरिजन में। क्या होना चाहिए, ऑर्थो की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, पैरा के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, दूसरे केस में देखना, ये एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब अगर मैं यहां से ढूंढने जाता हूं तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, जी फ्लोरीन ने अच्छी 2p ओवरलैपिंग करी जिसकी वजह से ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। ध्यान से सुनना चीजों को, मैं क्या बोल रहा हूं, इसने प्लस एम दिखाया और इसके प्लस एम का एक्सटेंट सबसे लार्ज होता है, तो जब दिखाएगा तो ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी।
अगर इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस भी तो खींचेगा, इंडक्टिव भी तो लगाएगा। तो देखो जब वो इंडक्टिव लगाना स्टार्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाना जब स्टार्ट करता है, तो जो माइनस आई लगेगा वो ऑर्थो के ऊपर तो बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जो पैरा पोजीशन पे जो माइनस आई लगेगा उसका एक्सटेंट बहुत कम होगा। फिर से सुनना, आयोडीन एक छोटा ग्रुप था, वो हिंड्रेंस तो नहीं लगाएगा, लेकिन वो इस फैक्टर, इस पोजीशन के ऊपर में क्या लगाएगा? माइनस आई बहुत ज्यादा लगा देगा, क्योंकि इंडक्टिव फैक्टर डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। इसलिए जब आप पैरा का कंटेंट देखने जाते हैं कि इनमें से पैरा का कंटेंट किसमें सबसे ज्यादा आएगा, तो वो फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा आता है, फिर वो क्लोरीन के केस में आता है, और सबसे लीस्ट होता है किसके केस में? आयोडीन के केस में। आयोडीन के केस में क्या होता है? सबसे लीस्ट होता है। देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई रोल ही नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस दूसरा फैक्टर है, पहला फैक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। तो जब आप इसका चेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आप क्या पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो प्लस एम वाला है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और माइनस आई है, वो फैक्टर डोमिनेट कर जाते हैं किसके ऊपर? स्टेरिक फैक्टर्स के ऊपर। क्या आपको बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो होते हैं प्लस एम और माइनस आई जो होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं किसके ऊपर? स्टेरिक फैक्टर्स के ऊपर। और जैसे ही डोमिनेट करेंगे तो हम जो रिजल्टेंट निकल के आता है उसमें फ्लोरीन का जो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन ऑफ इसके आयोडीन के। और जो ओवरऑल वैल्यू देखी जाती है उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, देन क्लोरीन, देन आयोडीन। अब आप ये बताओ, अगर ये वाला अगर मान लो कि 95% बन गया है तो फिर 5% ऊपर वाला बनेगा। बोलो यार, तो ऑर्थो क्या बना? कम बना। तो ऑर्थो का कंटेंट कैसे इंक्रीज होगा? अगर आप ऑर्थो का एक्सटेंट पूछ ले तो सबसे ज्यादा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आयोडीन में बनता है, और अगर सबसे ज्यादा पैरा वाला प्रोडक्ट पूछ ले तो सबसे ज्यादा पैरा वाला प्रोडक्ट है किसके केस में? फ्लोरीन के केस में बनेगा। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? पुष्कर जी नहीं, हाँ सोनल फिर से सुनना। अरे बैलेंस तो है। देखो फ्लोरीन के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, सुनना, आप लोग बात को पकड़ ही नहीं पाए, ठीक है, कोई नहीं, फिर से पकड़ना है बात को अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन जितना ज्यादा प्लस एम लगाएगा उतना ही ज्यादा माइनस आई लगाएगा। बोलो यार ये बात सही है? तो आप लोगों ने बोला होगा, बहुत बार रट्टा मारा हुआ है, बहुत बार गुनगुनाया होगा कि जो फ्लोरीन का माइनस आई जो होता है वो उसके प्लस एम के आसपास होता है। अब एक ही बात बताओ, अगर प्लस एम और माइनस आई अगर दोनों सेम ही एक्सटेंट के होंगे तो जितनी रिंग एक्टिवेट हो रही होगी उतनी डीएक्टिवेट भी होगी। बोलो, अब जो प्लस एम है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है तो ऑर्थो पे भी इंक्रीज होगा और पैरा पे भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो माइनस आई यहां ज्यादा लगेगा और यहाँ पे माइनस आई क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर दूर माइनस आई कम लगेगा इसका मतलब पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो पैरा से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा कि नहीं होगा? बोल दो, आप ही बोल दो। देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थी ही नहीं, माइनस आई इतना तगड़ा था कि माइनस आई यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, दूर कम लग रहा है, तो पैरा वाले की कंसंट्रेशन क्या आ गई है? ज्यादा आ गई है। किसके केस में? फ्लोरीन के केस में। लेकिन जैसे आप स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो आंसर बिल्कुल पलट जाएंगे, सारे जज्बात उल्टे हो जाएंगे। देखना, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस तो आयोडीन के केस में ज्यादा है तो उसका इंडक्टिव तो नहीं है, ठीक है। तो अगर उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर बात करोगे तो देखो, जब आप इसका प्रोडक्ट की देखेंगे तो ये 95% मिलेगा तो ये 45% मिलेगा। मतलब ऐसे, मतलब एक्सटेंट जो होगा वो कम होगा इसमें। मतलब अगर ये 95 है तो इसका जो परसेंटेज आती है वो अप्रोक्सीमेटली 55% के आसपास बनता है ये, ठीक है। तो मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा पैरा है और इसमें सबसे कम कैसा है? पैरा वाला है। तो पैरा का जो एक्सटेंट है वो किसमें?
आयोडीन में ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आंसर वो अपोजिट होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, और क्या बताऊं, आ ही नहीं सकती। हाँ निशा जी आपका बिल्कुल सही है, बोल रहा था आपका जवाब, आपका नाम मैंने बोला था, बिल्कुल सही जवाब था आपका। ठीक है, अब देखो आप ही बता दो, अगर इसका पैरा ज्यादा बन गया तो इसका ऑर्थो कम ही होगा। बोलो, सीधी लॉजिकली बात है, अगर इसका पैरा बन गया तो इसका ऑर्थो कम होगा। भाई ऑर्थो प्लस पैरा 100% ही हो सकता है। अगर ये मेजर बन गया तो फिर ये माइनर होगा, मतलब ये कम बनेगा, और अगर ये कम बना है तो फिर ये ज्यादा बनेगा। बोलो यार, तो ऑर्थो किस में डोमिनेट करेगा, आयोडीन में, और पैरा किस में डोमिनेट करेगा, फ्लोरीन में। ऑर्डर आपके सामने पक्का ही क्वेश्चन आ सकता है। खुश नहीं हो भाई, बताएं, कमेंट करें जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आई, आई क्या नहीं आई। बोलो यार, अरे जितना बने, समझ में आई, ओके, आ गई है। हाँ बफरिंग हुई है थोड़ी सी, ठीक है, ओके, यू गॉट। लेट्स, क्या आ गया, हाँ वैसे अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये 55% के आसपास होता है, ये 45% के आसपास होता है, तो ये 55 है। अगर आप आयोडीन के केस में मेजर प्रोडक्ट डिफाइन करने जाएंगे तो पैरा वाला ही होगा, लेकिन पैरा का जो कंटेंट होगा वो इन सब में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन वाले में सबसे कम होगा। हिंड्रेंस के बेसिस पे सबसे ज्यादा होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से उल्टा पड़ गया। अब तो आप समझ गए होंगे। अरे कहानी का म्यूजिक अब आ गई है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अरे बूढ़े लोग नहीं करते हैं कोई ओवरलैपिंग, समझो आप इन कहानियों को। 85 साल में बूढ़ा जाने के बाद कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखाता है, बस वो अपने दिन गिनता है, कुछ दिन और निकल जाएं, वैसा ही आयोडीन है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप फिर से बता देंगे, बिल्कुल पुष्कर, देखना बताना भाई, आपके पास में क्या लगा हुआ है, कुछ यहाँ पे SiMe3 लगा हुआ है, और इसके ऊपर आप क्या करने गए, नाइट्रेशन, HNO3 प्लस H2SO4, बता डालें प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बिल्कुल अर्नव जी, सही जवाब। भूपेंद्र जी मेटा के साथ जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल अनुभव जी बिल्कुल सही जवाब। मेटा पे अंकित जी, सब लोग बताएं भाई, एक कमेंट, पैरा आकाशी, ओके, अच्छा कोई नहीं भास्कर, बस देख ले एक बार। अच्छा, अच्छा करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, एक ने और सही जवाब दिया है, रोमिन जी बिल्कुल सही जवाब है।
सब के सब गलत है, ठीक है, सब गलत है दो बंदों को छोड़ के। जरा बोर्ड पे देखेंगे, सब फर्जी जवाब दे रहे हैं। देखना बोर्ड पे, कोई मतलब नहीं है आपके जवाब का, पैरा पैरा चिल्ला रहे हैं। देखना एक बार बोर्ड पे। अगर मैं किसकी बात करता हूं, जैसे आपके पास में क्या था, अगर SiMe की तरह तरह मैं अगर CMe3 अगर लेके चलता हूं और उसके ऊपर अगर मैं HNO3 प्लस H2SO4 की बात करता हूं, ध्यान से सुनना अच्छे से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं अपने पास में वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने बनाए थे। CMe3 के पैरा पोर्शन पे नाइट्रेशन कर देना, क्योंकि ऑर्थो तो कैसी होगी, ब्लॉक्ड होगी। तो पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता था वो बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता था, जनरेट होता था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन जरा बोर्ड पे देखना, जरा बोर्ड पे देखना, लेकिन जब आपके पास में कार्बन के अलावा कार्बन फैमिली का कोई अदर सब्सटेंट होता है तो कहानियां बिल्कुल पलट जाती हैं, जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। चाहे वो SiMe3 रहा हो या चाहे वो SnBu3 टाइप का सब्सटेंट रहा हो, चाहे वो टिन रहा हो या चाहे वहां पे क्या रहा हो, सिलिकॉन रहा हो, उनके केस में अल्फा वाला प्रोटॉन जो होता है, अल्फा कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, उनका बीटा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से आता है, सिलिकॉन हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है जिसको। जरा बोर्ड पे सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, अगर मैंने कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डाला होगा तो उसने क्या किया होगा, देखो यहां से इसने इसके ऊपर अटैक किया होगा, और जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो प्रोडक्ट बनेगा पॉजिटिव, और इस पोर्शन के ऊपर आ जाएगा आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो आपने लिया होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, CMe3 था। ये कार्बोकेटाइन आगे रेजोनेंस करेगा, और जब रेजोनेंस करेगा तो जो सेकंड कार्बोकेटाइन बनेगा वो CMe3 पॉजिटिव आएगा। यहां पे क्या आ गया, अपना इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। हम क्या बोल देते थे कि जहां पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वहीं पे अपना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और ऐसा कार्बोकेटाइन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा बोल सकता हूं कि अल्फा पोजीशन पे क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन जब आप SiMe3 और SnBu3 की बात करते हैं तो उनके केस में क्या होगा, जरा बोर्ड पे देखना। जो भी इलेक्ट्रोफाइल, जैसे नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल जर्नलाइज कर देता हूं, कोई भी हेलोजिनेशन करवा ले, नाइट्रेशन करवा ले, कुछ भी करवा ले, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसको कहां पे अटैक करना चाहिए था, ऑर्थो पे, लेकिन ऑर्थो पे ना करके ये इप्सो पे अटैक करता है। ध्यान से सुनना, वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है, इप्सो पोजीशन पे अटैक करता है। अगर वो इप्सो पोजीशन पे अटैक करेगा तो ही क्या जनरेट होगा आपके पास में, SiMe3 बीटा वाला प्रोटॉन जनरेट होगा। देखो ये अल्फा पोजीशन थी SiMe3 के रिस्पेक्ट में, और ये बीटा होगी। यहां पे जो आपका p ऑर्बिटल होगा, जो p ऑर्बिटल होगा, जो 2p है, और यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड है, जो CSI बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड है, इन दोनों की जो ओवरलैपिंग होती है, इस ओवरलैपिंग की वजह से ये वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और यही सिलिकॉन केमिस्ट्री बोलती है। तो यहाँ पे जो अटैक होगा तो इसकी इप्सो पोजीशन पे होगा, और फिर ये वाला बॉन्ड टूटता है, और जैसे टूटेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो केवल इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा, और SiMe3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से SiMe3 बाहर निकल जाएगा, कोई ऑर्थो नहीं बनेगा, कोई मेटा, कोई पैरा नहीं बनेगा। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो इप्सो पोजीशन से बनता है। अगर आपने क्या लिया होगा, SiMe3 या SnBu3 लिया होगा, तो उनका बीटा प्रोटॉन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ उनका, सॉरी, बीटा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ अल्फा के। तो कार्बन से जस्ट अपोजिट कहानियां होती हैं उसके लोअर मेंबर्स की। बताएं आप, क्या बात समझ में आई? क्या आपको कहानी समझ में आई? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आकाश सही बनाया था। ओके, ये सिलिकॉन केमिस्ट्री है भाई, ठीक है। ऐसे ही टिन टिन वाली भी होती है, आगे पढ़ेंगे अगर टाइम मिला तो। बोलो यार, समझ में आया क्या?
कितने लोगों का कटा इसमें? सबका ही कट गया था अप्रोक्सीमेटली। कुछ 2-4 लोगों ने सही जवाब दिया था। 2p की सिग्मा सी एस के साथ। देखना सिंपल है, कुछ नहीं है। जब आप कार्बन लेके चलते हो तो इसकी इप्सो पोजीशन में पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब एल्फा पोजीशन जहां से ग्रुप लगा हुआ है वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब आप किसकी सिलिकॉन की या एसेंटिन की अगर कोई डेरिवेटिव लेके चलते हो तो उनके केस में यहाँ पे बीटा पोजीशन पे जनरेट होने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन का, इस कार्बन का 2p और यहाँ पे कार्बन और किसका, सिलिकॉन का जो सिग्मा बॉन्ड है, इनकी ओवरलैपिंग होती है। और ये ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी इफेक्टिव होती है कि यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो और एक बीटा पोजीशन पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो, तो बीटा वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ अल्फा के। इसलिए इसमें ऐसी ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ से जो भी ग्रुप आपने SiMe3 या SnBu3 लगाया होगा वो हट जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, इप्सो पोजीशन पे अटैक होंगे। पता होगा तो होगा, वरना बैठे रहना, बनाना ऑर्थोपैरा। अब भी बना के आओगे तो बना के ही आओगे। ठीक है, चलें आगे। बीटा प्रोटोनिन के केस में ज्यादा स्टेबल होता है, उसको सिलिकॉन हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन के हाइपर कॉन्जुगेशन में बीटा प्रोटोन ज्यादा स्टेबल होते हैं। बीटा प्रोटोन से मेरे बीटा कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। प्रोटोन निकल रहा है, बस अभी होने वाला भी स्टार्ट। ठीक है, अब कुछ 2-4 बातें और। ठीक है, बताना एक बार। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पार्ट है अपना, सिलेक्शन ऑफ रिंग एंड सिलेक्शन ऑफ पोजीशन, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके पिंकी जी, बोर्ड पे देखें, सिलेक्शन ऑफ रिंग एंड सिलेक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, बताएंगे आप। पीएच है, देखना अपने पास में आपको एक सबस्ट्रेट दे रखा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन है, पीएच है। इसके ऊपर आपने नाइट्रेशन करवाने गए, HNO3 प्लस H2SO4 डाला, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है और ये इसकी सेकंड पोजीशन है। तो फर्स्ट और सेकंड में से कहां पे नाइट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब कहां पे नाइट्रेशन होगी, क्या बोलना चाहोगे? जल्दी से कमेंट करें। जल्दी जल्दी बोले भाई। ओके अनमोल, धन्यवाद। भूपेंद्र जी, जवाब दिया आपने। सोनल, अंकित, ओके ओके। देख अब सेकंड बोल रहे हैं, चलो एक और लिख देता हूं मैं, थर्ड। ये सही जवाब था, ये तो मेटा डायरेक्टिंग है। देख फर्स्ट और सेकंड कैसे चिल्लाने लग गए एक ही मिनट में, फर्स्ट और सेकंड। देख बिल्कुल ही, देख टू कितने लोगों ने 2 कमेंट मार दिया, 50 से ज्यादा लोगों ने 2 कमेंट मार दिया एक ही मिनट में। कितनी ही गलती करवा लो आप लोगों से, एक ही मिनट में कर देंगे। अब थर्ड पे आ गए। मेटा डायरेक्टिंग है क्या ये? देखें, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। निशांत जी बिल्कुल सही जवाब है। गौरव कुमार बिल्कुल सही जवाब है। देखें, पागल ना बने इन चीजों में। देखना बोर्ड पे कुछ भी दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके उसी को देख के अटैक कर दे रहे हैं।
देखना भाई, बिल्कुल गलत जवाब सब लोगों का। देखो इस रिंग के ऊपर अटैकिंग नहीं होंगे, जो मैंने जो रिंग बनाई इस रिंग के ऊपर अटैक होंगे क्या, हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो इस तरफ जो एक पीएच और लिख रखा है, देखिए इसको एक बार अच्छे से, क्या यहाँ पे पीएच लिखा हुआ है क्या, इस पीएच को हटा के अगर मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ये लीजिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया है, ये बना दिया है ऐसा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास में सबस्ट्रेट है तो सबसे पहले रिंग को तो पहचानो कि कौन सी वाली रिंग किसके ऊपर अटैक। तो यहाँ पे देखो एक तो ऑक्सीजन क्या देगा लोन पेयर रिंग के अंदर, और दूसरा ये वाला बाहर निकले यहां से, तो इसके ऊपर तो क्या लग रहा है -m, इसके ऊपर क्या लग रहा है +m, तो कौन सा वाला डोमिनेट करेगा +m। बोलो यार +m वाले ही तो रिंग क्या होगी ज्यादा एक्टिवेटेड होगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस पे होंगे, इस पे तो हो ही नहीं सकते। आंख ना बंद करें, पहले जो कंडेंस्ड फॉर्मूला दे रखा होगा उसको खोल के देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पोजीशन ये वाली है ऑर्थो है, और ये वाली पैरा पोजीशन है, तो ऑर्थो के ऊपर देखो कितना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा पैरा पोजीशन से। किससे बन जाएगा पैरा पोजीशन से। क्या कहानी समझ में आई, बिल्कुल आकाश दूसरे रिंग पे होगा। ओके आकाश बिल्कुल सही जवाब। अरे नेट चल रहा है क्या यार, मेरे पास नहीं चल रहा है फिलहाल, आ गया बताओ यार, आ गया क्या समझ में। दूसरे रिंग पे अटैक करवा देना, आंख बंद मत कर लेना। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दें देन बस इसको टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। ब्रोमिनेशन कहां से होगा, अरे कुछ नहीं है, NO3 के साथ H2SO4 ले ले, फ्यूमिंग हो गया। हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। NH वाले रिंग के ऊपर अटैक करेगा, पहले रिंग सेलेक्ट कर लें, ऑर्थ और पैरा, यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा अगर रिंग के अंदर देगा कुछ, तो इसमें थोड़ा सा माइनस आई लग रहा होगा, इस पोर्शन पे कुछ नहीं लगेगा, तो पैरा वाला प्रोडक्ट खत्म हो गया है। पैरा कितना इजी है सब कुछ, बहुत ही इजी है। आ गया लीजिए C डबल बॉन्ड NH Br, NH की पैरा पे बिल्कुल सही जवाब, सब लोगों का सही जवाब। ओके ओके हो गया खत्म भी, ठीक है। अब कुछ बातें और बता रहा हूं मैं। एक अपने पास में एन क्या होती है नेफ्थलीन होती है, और दूसरा अपने पास में एंथ्रासीन होता है। देखना नेफ्थलीन और एंथ्रासीन की बात कर लेते हैं, फिर ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या कमेंट कर रहा है BVR और क्या CCl, क्या है ये, कहां से आ रहा है क्वेश्चन। वही तो सिखा रहा हूं कि ऐसी गलतियां ना करें। ओके भास्कर देखिएगा जरा, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो नेफ्थलीन का होने जा रहा है। पॉलीन्यूक्लियर के केस में हम लोग आ रहे हैं, अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग एक साथ लगी हो तो उनको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और उसमें अपने पास में एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और क्या आएगा फिनेंथ्रीन आएगा। आइए जरा बात करते हैं, अगर आपके पास में क्या रहा होगा नेफ्थलीन रहा हो कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके ऊपर जब आप अटैक करवाएंगे, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं,
तो उन कंडीशंस में क्या होगा, बोर्ड पे देखना एक बार, यहाँ पे आपके पास में क्या था, डबल बॉन्ड थे। अगर डबल बॉन्ड थे तो ये वाला अगर इसके ऊपर अटैक कर दे तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन के आएगा, देखना कुछ इस टाइप से बन के आएगा। एक तो इलेक्ट्रोफाइल यहां लग जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पोजीशन पे आए, और दूसरा कहां से बनेगा, एल्फा पोजीशन से। ठीक है, देखना जरा बोर्ड पे, मैं एक एक बात बताता हूं। इलेक्ट्रोफाइल यहां लग जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पोजीशन पे आ जाए। सब लोग वैसे जानते भी होंगे, देखना एक बार, देख ले बस मैच एक बार। अगर मैं इस वाले कंपाउंड में देखता हूं तो ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक स्लाइस कट है, इसके अंदर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो देखना जब आप इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे तो उन केसेस में ये वाली जो सारी पोजीशंस हैं वो एक जैसी होंगी और ये वाली पोजीशंस होंगी वो सारी की सारी एक जैसी होंगी। तो इसमें केवल कितने टाइप की पोजीशंस होती हैं, 2 ही टाइप की पोजीशन होती हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या तो सेकंड पोजीशन पे लगेगा या कौन से पोजीशन पे लगेगा, फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा। अब मेरे को एक बात बताना, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं इस रिंग की एरोमेटिसिटी को इंटैक्ट रखता हूं, मतलब उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करवाता हूं, तो उन कंडीशन में ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, लेकिन इस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ में क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अगर रेजोनेंस करेगा तो ये कैसा है, अलाइलिक है, और अलाइलिक है तो ये कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए मेजरली प्रोडक्ट जो बनता है अपने पास में वो कौन सी पोजीशन से बनेगा, वो ऑलवेज बनेगा एल्फा पोजीशन से। ऐसा बोला जाता है कि ऐसी रेजोनेंस वगैरह स्टेबल होने की वजह से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, किससे, बीटा वाले से। इसलिए लोअर टेम्परेचर पे ये बनते हैं, और जब आप हायर टेम्परेचर के ऊपर लेके जाते हैं तो हायर टेम्परेचर के ऊपर कौन से बनेंगे, बीटा वाला मेजर बनेगा। इसलिए अगर आपसे जो रिएक्शन पूछी जाएगी यहाँ पे, ये वाला अपने पास में कैसा होगा, काइनेटिक प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा, काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसलिए अल्फा से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। दूसरा, बीटा से बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, थर्मोडायनेमिक होता है। कैसा होता है, थर्मोडायनामिक होता है। दूसरा रीजन ऐसे भी समझाया जाता है कि अल्फा वाले में इस हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रोफाइल ये क्या होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इसलिए वो कम स्टेबल भी होता है। तो अगर आपके पास में क्या होगा, लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवाई जा रही है या हाई टेम्परेचर पे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जब मैं टेम्परेचर को कितना लेके चलता हूं, जब मैं टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर के आसपास लेके चलता हूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके चलता हूं, तो उन कंडीशंस में अपने पास में क्या होता है, जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है वो मेजर बनता है, और जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है वो माइनर बनता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर कितना लेके चलेंगे, जब आप टेम्परेचर यूज करते हैं कितना, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो उन कंडीशंस में फिर इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो अपना न्यूक्लियोफाइल होता है उसका होमो इतना, मतलब उसका जो होमो होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो इतना ज्यादा एनर्जी में हो जाता है कि फिर वो सारे के सारे बैरियर पार कर लेता है और वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर देता है। इसलिए जब आप किसकी बात करेंगे, हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का लिख रहा हूं मैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए टेम्परेचर लिख रहा हूं, लेकिन अगर जब आप एलिफेटिक में बात करें तो रूम टेम्परेचर ही थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है। ध्यान से सुनना, अगर आप सैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर बात करेंगे तो उन कंडीशन में रूम टेम्परेचर ही थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, लेकिन जब आप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वालों में बात करेंगे तो इतना टेम्परेचर अपने पास में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट्स को जनरेट करवाता है। तो यहाँ पे ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला माइनर बनेगा। ये शायद आपको सुमित सर ने भी बताया होगा कार्बोकेटाइन वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर माइनर, ठीक है। तो आपको मेजर और माइनर टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बेसिस पे बताना है, ठीक है। जो भी एरो पे टेम्परेचर लिख रखा वो बता देना। देखो नेट में एक फर्जी सा क्वेश्चन आया था 2017 दिसंबर में, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा था उसने, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट दे रखा था, यहाँ पे OH लगा रखा था ऐसे, ठीक है। उसने क्या करवाई थी, सल्फोनेशन। इसने H2SO4 डाला था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बता दो कहां से बनेगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ रिंग करेंगे। तो जब आप सिलेक्शन ऑफ रिंग करोगे तो सिलेक्शन ऑफ रिंग में ये वाली रिंग कंसिडर की जाएगी। बोलो यार, सिलेक्शन ऑफ रिंग में ये कंसिडर की जाएगी क्योंकि OH कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये रिंग सेलेक्ट हो गई तो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, मतलब ये बीटा पोजीशन है, और ये वाली अल्फा है, और ये वाली अपने पास में ऐसे दिखा दें,
मतलब मैं पिछले वाले के रेफरेंस में बता रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन अपने पास में ये है और एक क्वेश्चन ये है। जर्नली कहां से बनना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ऊपर से एक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, तो अल्फा पोजीशन से प्रोडक्ट क्या बनेंगे, मेजर बनेंगे। यहां से प्रोडक्ट मेजर नहीं बनेगा, तो यहां से अपने पास में बात की जाएगी तो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मेजर था, बस कहानियां खत्म थी, कुछ नहीं था। 25 देखे यहाँ पे अल्फा पे टिका देना था, SO3H पैरा पोजीशन पे। इतना फर्जी सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चले आगे। ये भैया खत्म हुआ आपका सारा का सारा, ठीक है, नेफ्थलीन का। ठीक है, कर लेना क्वेश्चन, तो कुछ नहीं है। टेम्परेचर देखें और टिक लगा दें, ठीक है, ऑर्थो पे मतलब अल्फा पे और बीटा पे नेफ्थलीन। ठीक है, आइए दो छोटी सी बातें और कर लेते हैं। एंथ्रासीन चले क्या, ओके आकाश, देखना भाई। अगला देख लेते हैं, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। टाइम वेस्ट नहीं करते, यहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों केसेस से, लेकिन केवल डीयू वाले देख लेना, इनको डीयू के केस में ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वो तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं हो पाती, इसलिए वो आपको पढ़ाया गया होगा रेजोनेंस में सारी की सारी बातें, क्यों डिफरेंट होती हैं, क्यों सेम होती है, वो सारी बातें आपको बताई गई होंगी। वो रेजोनेंस का इफेक्ट आता है। फिर वो दूसरी रिंग पे चली जाते हैं सिद्धार्थ, सबस्टेंट के रिस्पेक्ट में नहीं पूछता वो ऐसे को, ये वाला पार्ट में जर्नली वो आगे ही रह जाता है, अपने क्वेश्चन पूछना आगे जाता ही नहीं, पॉलीन्यूक्लियर पे जाता ही नहीं है। देखना फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, देखना इसमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें अपने पास में एक तो साइड रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं और एक मिडल रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। ये चलेंगे, देखो ऐसे नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9th पोजीशन होगी और 10th होगी। जो 9th पोजीशन है और जो 10th पोजीशन है वो एक जैसी है, इक्विवेलेंट है, तो कुछ इस टाइप से रेजोनेंस होगी और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन के आ जाता है, देखना, जिसमें 2 रिंग्स जो होंगी वो एरोमेटिक होंगी। देखना यहाँ पे जब ये वाले रेजोनेंस आगे हो, ये वाला और आगे बढ़ के इसके ऊपर अटैक कर दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैंने एक साथ दिखा दिया है, इसका अटैक करवा देना, पॉजिटिव बनाना, फिर उसकी रेजोनेंस कर देना, तो एरोमेटिक सिस्टम क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। मतलब ये भी एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है, तो 2 एरोमेटिक रिंग जनरेट होंगे। लेकिन जब आप साइड वाली रिंग्स के ऊपर अटैक करवाओगे तो उन केसेस में क्या होगा, उन केसेस में 2 रिंग की एरोमेटिसिटी जनरेट नहीं होंगे। मतलब देखना, अगर इलेक्ट्रोफाइल 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इस पोजीशन पे अटैक कर दिया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो बताना मेरे को एक बात कि अगर इस वाले ने इसके ऊपर अटैक किया है तो यहाँ पे 2 रिंग नहीं है जिनकी पूरी की पूरी एरोमेटिसिटी इंटैक्ट नहीं है, ये फ्यूज्ड सिस्टम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेफ्थलीन है और 2 बेंजीन है, तो 2 बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है इन ओवरऑल किसके, नेफ्थलीन के। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके कंपैरिजन में ये रेट ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद क्या कर देंगे आप, इस पोजीशन से प्रोटॉन को बाहर निकाल दें, और जैसे ही आप प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे आपके पास में सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या तो वो 9th पोजीशन पे आएगा, बोलो यार, क्या वो फिर कौन सी पोजीशन पे आएगा, 10th पोजीशन पे आएगा। ठीक है, क्या तो 9th पे आएगा या फिर 10th पोजीशन पे आएगा। तो इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा लें या नीचे लगा लें, एक ही बात है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, लास्ट बात बता रहा हूं मैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फिर खत्म हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आया, सिंपल, ये तो सिंपल उसी से चला जाएगा। H2SO4 है सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो आप कहां पे लगाते, 25 पे, डायरेक्ट अल्फा पे लगा देते। ठीक है, बीटा वाला माइनर होता, अगर आप 250 लेके चलते तो फिर बीटा वाला बना देते।
अब यहाँ पे टेम्परेचर भी कम है और यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, फिर तो ऑलवेज ही अल्फा बनेगा, तो अल्फा वाला प्रोडक्ट था। फोर्थ ऑप्शन दे रखा था उसने। OH एक्टिवेटिंग रिंग सेलेक्ट करें, पैरा पोजिशन पे अटैक करवाते हैं। इसमें तो क्वेश्चन नेफ्थलीन तो इसमें लग भी नहीं रहा वैसे, नेफ्थलीन वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें लग भी नहीं रहा वैसे। ठीक है, लास्ट एंथ्रासीन। एंथ्रासीन तो हो गया, फिनेंथ्रीन और देख लेते हैं। ठीक है, देखना फिनेंथ्रीन की बात कर लेते हैं। अगर आप फिनेंथ्रीन की बात करते हैं तो फिनेंथ्रीन में कुछ इस टाइप का होता है आपके पास। ठीक है, कुछ ये सिस्टम जो होता है अपने पास में फिनेंथ्रीन होता है। जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं तो देखो इसमें तो दूसरी पोजीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, देखना एक बार, देखते ही रहना बस। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर इसने इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, एक ही सिस्टम बनेगा आपके पास में। देखो दोनों रिंग एरोमेटिक जनरेट हो रही है, तो हमेशा ये वाला बॉन्ड ही अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें और इलेक्ट्रोफाइल लगा दें। ये खत्म हुआ आपका सारा का सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समाप्त हुआ। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 15-20 मिनट में कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जनाब बुकलेट रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपका प्रेजेंट है, आप देखें और लगा लें। कौन से डबल बॉन्ड में मिस्टेक हो गई, सही है सब? अच्छा, खुश रहे। बिल्कुल आइसोमर ही है, कनेक्टिविटी डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, बताना आप। ठीक है, डाइजोटाइजेशन कर लेना यार, क्या ही है डाइजोटाइजेशन में, आप जानते ही हो डाइजोटाइजेशन। जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। बताते रहेंगे जल्दी जल्दी। अल्फा बीटा, ठीक है। देखना इस वाले केस में क्या बन जाएगा,
सब लोगों ने सही जवाब दिया, गौरव वगैरह सब ने सही जवाब दिया है। ओके पुष्कर, देखो 25 पे क्या बना देंगे, H2SO4 है, लो टेम्परेचर पे अल्फा, SO3H, हाई टेम्परेचर पे कौन सा होगा, बीटा, बोलो यार कौन सा होगा, बीटा SO3H। ठीक है, अगर देखो लो टेम्परेचर पे बना के इसे स्ट्रोंगली हीट कर दें तो भी इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि सल्फोनेशन कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बोलो, आपने लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई, काइनेटिक प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन आपने फिर से उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो किस में चला जाएगा वो, फिर से इस वाले में चला जाएगा, थर्मोडायनेमिक में, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है सल्फोनेशन। तो आप अपोजिट भी कर सकते हैं इसको। क्या बात समझ में आई? इस वाले में बताएं क्लोरीनेशन, देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बोलो एसएन दिखाई दे रहा है। अरे काहे का मेटा, फिर से मेटा बोल दिया यार, पागल ही हो गए हो क्या यार गौरव। देखें एसएन दिखाई दे रहा है, और एसएन में क्या होते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। बोलो यार क्या होते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। यार बोलो, इप्सो ही तो होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगी। देखो यहाँ पे ClSnBu3 पॉजिटिव, फिर से SN बाहर निकाल दे, एरोमेटाइज कर दे, क्लोरोबेंजीन। आ गया समझ में? ओके, एक और बताएं, फिनोल ले लिया है, फिनोल के ऊपर Br2 डाला है H2O में, और फिनोल के ऊपर Br2 डाला है CH2 में। बताएं दोनों क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब मानसी। क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल सही जवाब राहुल। क्वेश्चन है टोल्यून, डाल दिया है इसके ऊपर Br2 लुईस एसिड। बता डालें तीनों में, बिल्कुल सही जवाब। देखो Br2 यहाँ पे फिनोल के केस में सोलवेंट मैटर करेगा। सोलवेंट अगर पोलर होगा, पोलर प्रोटिक टाइप का सोलवेंट रहा हो, तो उन केसेस में कैसा बनेगा, H2O Br2 को पोलराइज कर देगा, और इन केसेस में ऑलवेज ट्राइब्रोमो मिलेगा। बोलो यार कैसा मिलेगा, ट्राइब्रोमो मिलेगा। ये जस्ट एनिलीन के उल्टा है, ठीक है। और यहाँ पे एनिलीन में तो दोनों ही केसेस में होता था, लेकिन इसके केस में अगर नॉन पोलर सोलवेंट होगा, कैसा होगा, नॉन पोलर सोलवेंट होगा, तो एक ही टाइम होगा। यहाँ पे भी आ सकता है ऑर्थो पे, या कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा। बोलो कहाँ पे आएगा, पैरा पोजिशन पे। कौन सा मेजर होगा, पैरा वाला। कौन सा ज्यादा मेजर होगा, पैरा वाला। क्यों मेजर होगा, क्योंकि ऑर्थो के ऊपर OH का इंडक्टिव लगेगा, लेकिन इसके ऊपर कम इंडक्टिव लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होंगी, तो पैरा से बनने वाला स्लाइटली मेजर। सब ने कर लिया होगा, सब लोगों ने कर लिया होगा। सोलवेंट का रोल आता है इस केस में, लिख लेना इस बात को। ओके भूपेंद्र, पहले में कहे ओके। देखना लास्ट में बताएंगे टोल्यून क्या दिखाई दिया जनाब, टोल्यून क्या बनाओगे, बोलो क्या बनाओगे। पक्का ही बना देंगे टोल्यून के केस में ऑर्थो मेजर होते हैं,
बोलो यार, टोल्यून के केस में ऑर्थो क्या होते हैं, मेजर होते हैं Br, और दूसरा कौन सा बनेगा, पैरा वाला, यहाँ पे CH3Br। ये अप्रोक्सीमेटली 60% बनता है और ये अप्रोक्सीमेटली 38% के आसपास बनता है। बोलो, ऑर्थो मेजर बनेगा। ठीक है, कर दोगे। हाँ, एरोमेटिक का लास्ट है, ये 60% के आसपास बनता है। एक क्वेश्चन और बताएं, एक क्वेश्चन और बता दें। HNO3 प्लस H2SO4। हाँ, टोल्यून के केस की बात की थी भाई, टोल्यून के केस की बात की थी मैंने, पढ़ाया था। उसके अलावा कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेना, ऑलवेज पैरामेजर, ऑलवेज पैरामेजर। जल्दी जल्दी बताएंगे। 1 2 3 कौन सी पोजीशन पे होगा, नाइट्रेशन। अगली क्लास में करेंगे हेट्रोसाइक्लिक, 1:30 बजे से। दोनों क्वेश्चन बता दें जल्दी से, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। यस, बिल्कुल सही जवाब पिंकी जी, आपका गलत है, पैरा नहीं बनेगा। अनीसा जी देखिए, ये NH2 नहीं है, ये कैसी है, यहाँ पे मैथिल लगे हुए, चाहे एक मैथिल लगा हो या दो लगे हो या कोई भी 2 R ग्रुप लगे हो, लिख लेना। जब रिंग के ऊपर सब्सटेंट NR2 टाइप का रहो या NHR टाइप का रहो, जब नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रेशन के बाद में प्रोडक्ट पक्का ही मेटा वाला मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे ग्रुप अगर NH2 होता तो नाइट्रेशन करवाने पे नाइट्रेशन के बाद पक्का ही प्रोडक्ट पैरा मिलेगा। दिस इज एक्सेप्शनल, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वरना सब में वही डोमिनेट करवा दें। सबसे पहले इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन एसिडिक मीडियम में बोलो यार, NMe2H पॉजिटिव आएगा। कैसा बन गया, मेटा डायरेक्टिंग। और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग बन गया तो जब आप नाइट्रेशन की रिएजेंट की कंडीशनें देंगे तो कहां से प्रोडक्ट मिलेगा, बोलो NHMe2 पॉजिटिव, मेटा के ऊपर NO2। आई थिंक यू गॉट, करवाया था, ये बताया था मैंने। थर्ड पोजीशन पे आएगा, नहीं सेकंड पे आएगा। अच्छा, एक ही सही था, भास्कर ही सही था, मर जाओ, डूब जाओ जाके कहीं पे। थ्री मेजर, पिंकी यादव जी भी ठीक थी शायद, सही थी बिल्कुल ही। ठीक है, पिंकी यादव जी बिल्कुल सही है आप। ठीक है, बता दोगे भाई तो सेकंड से प्रोडक्ट मिलेगा। अगला बता देंगे। हाँ हाँ, पिंकी जी बिल्कुल सही है आप। देखिए इसमें ये कैसे है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक बार देखते रहें कैसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या इफेक्ट लगाएगा, -M। कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग, चाहे इस रिंग के ऊपर चिपका दे या इस रिंग के ऊपर चिपका दे। नीचे भी कैसा है, -M, ये भी कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो इसकी सारी की सारी पोजीशन सिमेट्रिकल बन जाएंगी। देखो इसके रिस्पेक्ट में देखने जाएंगे तो यहाँ पे ये ग्रुप C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके लिए ऑर्थो होगा।
इसके लिए ऑर्थो होगा, तो इसके लिए ये कौन सा होगी, मेटा पोजीशन होगी। ऐसे जब इसके लिए देखेंगे, इसके लिए देखना, एक एक के लिए बता रहा हूं मैं। देखो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो देन इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, तो ये मेटा पे आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब आप इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये ऑर्थो, ये दूसरे पेन से दिखा देता हूं मैं, देखना ये ऑर्थो होगी इसकी, और ये इसकी कौन सी होगी, मेटा। तो ये दोनों ग्रुप सेम एक जैसे ही है, तो किसी भी मेटा के ऊपर लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के लिए वो पैरा होंगी, चिपका देना किसी के ऊपर भी, डबल बॉन्ड हो, क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे क्या लगा देंगे, SO3H, ठीक है। अगले में क्या दे रखा है जी, NaOH, किसका काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन का। NaOH डालें, सोल्ट बनाएं, प्रोटोन पकड़ा दें SO3H का, सोल्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसा आएगा जी, कुछ इस टाइप का, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। बोलो क्या समझ में आया, क्या ये कहानी समझ में आई। बस NH2 को छोड़ के सब में एक जैसी का, सब में मेटा डायरेक्टिंग होंगे, NH2 ही ओनली पैरा डायरेक्टिंग होगा। अरे भैया वो नाइट्रेशन में एसिडिक मीडियम दे दिया है, और एसिडिक मीडियम में वो बेस का काम करेगा, तो पहले H पकड़ेगा, उसके बाद की कहानियां हैं। इस NH2 को देख के और तो पैरा डायरेक्टिंग देख के मत लगा देना आंसर, इतनी देर से और क्या ही बोल रहा हूँ, कल से यही बोल रहा हूँ मैं। इसका पहले प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद आगे रिएक्शन चलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देंगे। OMe था, इसकी इस वाली पोर्शन पे C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, इसकी नाइट्रेशन करनी है, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, कौन सी पोर्शन, 1 2 3, अच्छे से देखें। अब भी कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, आज भी कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, मर जाना चाहिए उनको डूब के। अरे भैया ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा इसके साथ, अगर करेगा तो कैंसिल आउट होगा, ये तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है। बचा कौन सा, OMe, इसकी पैरा पे हो सकता है या इसकी ऑर्थो पे, इस पे आता तो हिंड्रेंस है, इस पे आएगा तो हिंड्रेंस है, तो कहां पे जाएगा, सेकंड पे। तो नाइट्रेशन कहां से होंगी, सेकंड पोजीशन से करवाई थी यार, यहाँ पे बस NO2 चिपका दिया था, कहानियां तो सेम ही थी, लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन तो करवाया था। आज भी बिल्कुल फर्जी जवाब दे रहे हो वही। ठीक है, क्या आपको कहानियां समझ में आ चुकी हैं, एक क्वेश्चन और बता देंगे, वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, अगर वो आपने बता दिया देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। क्वेश्चन है जी आपके पास में ये वाला, ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, करके देखें एक बार। DU वालों तो खास कर लेना, DU एंड नेट तो कर ही लेना, पूछता ही ऐसा है, वो पागल ही है। क्लोरीनेशन करना है इसको, इसका क्लोरीनेशन करना है।
बोले 1 2 3 4, बोले जवाब, बोले जवाब दे। थर्ड 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 बोल रहे हैं सब लोग। मर जाओ, डूब जाओ जाके कहीं पे, कोई जगह है तो। सुश्री जी ने सही जवाब दिया। निशांत बिल्कुल सही जवाब है भाई, एक बंदा मिला बस। कुछ लोग गीतांजलि वगैरह, सिद्धार्थ वगैरह ट्राई कर रहे हैं। यस भी बिल्कुल सही जवाब है। पुनीत ना, देखना एक बात बताना आप लोग, कल मैंने एक बात बोली थी, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, देखो ये कैसा है, ऑर्थो पैरा, बोलो यार, एक्टिवेट तो करेगा ही ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा को। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मेटा डायरेक्टिंग। अगर ये दोनों अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग अगर मेटा पोजिशन पे होंगे, मेटा टू ईच अदर होंगे, तो उन केसेस में बोला था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में कहां पे लगा देना है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लगेगा, उसकी ऑर्थो पोजिशन पे। यही बोला था, कहां लगेगा, उसकी ऑर्थो पे ही तो लगेगा। अगर उसकी ऑर्थो पे लगेगा तो ऑर्थो ये वाली पोजीशन है और यहाँ पे NO2 की ऑर्थो पोजीशन ये वाली है। ये दोनों पोजीशन में यहाँ पे क्या है, हिंड्रेंस ज्यादा है। बोलो अगर इनके बीच में आता है तो हिंड्रेंस ज्यादा है, तो फिर कहां पे जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। तो एक्टिवेटेड ग्रुप की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा, एक्टिवेटेड ग्रुप की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा, लेकिन वहां लगाना है जहां पे हिंड्रेंस कम हो। इस पे, इस ऑर्थो पे नहीं आएगा, इस वाली ऑर्थो पे नहीं आएगा, वो हमेशा NO2 के रिस्पेक्ट में आता है और इसी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसके रिस्पेक्ट में आता है, और इसी को बोला जाता है मेटा डायरेक्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। NO2Cl। कितने लोगों ने ये जवाब दिया था, वो सही है और सब गलत है। सेकेंड पोजिशन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी विनय कुमार जी, देखा नहीं था, मैं बोर्ड की तरफ चला गया हूँ। ओके, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। 3 नहीं बनेगा जी, अब भी 3 बोल रहा है, देख मोरिया जी, हंस बन जाए, अब मोर ना रहे, अब तो हंस ही बन जाओ, चालाक चतुर। ज्ञानेंद्र पांडे जी आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 जैसा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक दूसरे की अगर मेटा पोजीशन पे होंगे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, और कैसा आएगा, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे। पांडे जी